आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासी गहमा गहमी की। रियासत तेलंगाना में इन दिनों इंतखाबी मौसम उरूज पर है और सियासी गलियारों में गर्मी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ के अवामी नुमाइंदे जो अपने अपने हल्क़े-जात में जुलूस जल से निकाल रहे हैं, अवाम से मुलाकातें हो रही हैं, वादे इरादे किए जा रहे हैं और फिर जीत का यकीन भी जाहिर किया जा रहा है। इस मामले पर हम बात करेंगे आज एमवा के कौमी सदर, सहाफ़ी और शहर हैदराबाद की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब शमशाद कादी साहब से। कादी साहब अस्सलाम वालेकुम। कादी साहब, आप और हमने हमेशा बारहा देखा है कि सियासी मैदान में वादे इरादे किए जाते हैं, झूठ तकसीम किया जाता है लोगों में और कहा जाता है कि ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे। ये सब है। तो वोट देना इंसान का पैदाइशी हक़ है, ठीक है, ये सब अपनी जगह बराबर है, लेकिन फिर भी लोग उसी नुमाइंदे को चुनते हैं जो चोर उचक्का होता है, धोखेबाज होता है, हर बार धोखा दे देकर वादा खिलाफी करता है। तो ऐसा हमारे समाज में क्यों है कादी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, बड़ा अच्छा मौजू आपने चुना। यकीनन आवाम को भी शायद मैं समझता हूँ कि पसंद भी आएगा। जैसा कि आपने कहा कि इंतखाबी मौसम आया है और इंतखाबी मौसम में जो है अलग अलग सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं। मगर मैं एक बात खास तौर से कहना चाहूँगा तमाम आवाम से कि ये जो वादे अब जो आवाम के सामने कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मैं खास तौर से वाजिद साहब ये बात कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और आवाम को भी इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। ये जो कैंडिडेट्स अब आपके सामने जो वादों की बरसात कर रहे हैं, बाबा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये इलेक्शन होने के बाद जो है तमाम फिरकों के लोग जो है करोड़ों रुपए के मालिक हो जाएंगे, उनको हर तरीके से उनको सहूलत होगी। तो मैं खास तौर से वोटर को, वोट का मतलब ये है कि वोट की अहमियत को समझना बेहद ज़रूरी है। वाजिद साहब, इस वक्त इस माहौल में वोट की अहमियत को समझना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा। वोट 5-10 हज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं है, एक साड़ी या 300 रुपये में बिकने वाली चीज़ नहीं है। वोट का मकसद ये होता है कि किसी नुमाइंदे को सेलेक्ट करके हुकूमत में भिजाने का मतलब ये होता है कि अवाम की जो परेशानियां हैं, अवाम की जो मुश्किलात हैं, अवाम जो महंगाई, कमरतोड़ महंगाई की वजह से जो परेशान हाल है, नौजवान नौकरियों के लिए परेशान हैं, जो लड़के पढ़ना चाहते हैं वो अपनी फीस नहीं दे सकते, हुकूमत के जो दारोमदार करते हुए जिस अंदाज में रह रहे हैं, इन सब चीजों को आवाम को अब सोचना बेहद जरूरी है जनाब अली जी। अब एक कैंडिडेट, अब ये तेलंगाना के इलेक्शन हो या 5 रियासतों के इलेक्शन हो, क्योंकि हमारी ये जो बात तमाम हिंदुस्तान में पहुंच रही है वाजिद साहब, जी बिल्कुल, बड़ी आपको खुशी होगी कि तमाम हिंदुस्तान के सूबों में आपका हमारा इंटरव्यू जा रहा है और लोग उसको पसंद भी फरमा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आवाम से कि भाई अब जब भी आपको जो भी कैंडिडेट हो, चाहे TRS हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPIM हो, फिर BJP हो, चाहे जो कोई भी जमात हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, मैं खास तौर से इन उम्मीदवारों से, इन सियासी कायदीन से, इन सियासी जमातों के सरबराहों से ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से आपने आवाम के साथ क्या काम किया और अवामी नुमाइंदे जो असेंबली में सेलेक्ट होकर जब आप पिछले 10 साल से 2014 से 2023 का इलेक्शन आ चुका है, इन 10 सालों में आपने क्या कारनामा अंजाम दिया, क्या कारकर्दगी रही। अब रहा सवाल, नए वादे आपके सामने हो रहे हैं। आज ही के अखबार में मैंने देखा महमूद अली साहब, आपको दूसरा कोई उनके पास काम नहीं है, मसीहा फलां अमर डमर, ये फलां और चापलूसी। अब आप देखिए, हम जो है तीसरी मरतबा मुंतखब होने के बाद आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाह डबल कर देंगे और बजट जो डबल कर देंगे। तो इसका मतलब खुले तौर पे ये आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से
पिछले 2014 से आज तक अवाम को बेवकूफ बनाया गया है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि हम तीसरी मर्तबा जब इलेक्ट होंगे तो हम करेंगे फिर नए वादे। मगर इन वादों पे एतबार करना कहां तक दुरुस्त है, ये अब आवाम को सोचना बेहद जरूरी है। आपकी वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है। वोट देने का मतलब ये है कि आपके नुमाइंदे को आप खुद चुन रहे हैं, ऐवान तक भेज रहे हैं। चुनने का मकसद ये है कि आवाम को ये सोच समझ लेना चाहिए कि आप जिस नुमाइंदे को चुन रहे हैं उसको चुनने का मकसद ये है उसे ऐवान में भेजा जाए। पिछले 10 साल से जो नई मुसीबतों में परेशान है, बच्चों की तालीम के लिए, महंगाई के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, चाहे जिस चीज के भी लिए हो, आपने जो परेशानियां उठाई हैं, जिस मुसीबत के दौर से आप गुजरते हुए 2014 से आज तक 2023 में आपने खत्म रखा है, तो आप वोट देने से पहले इस मर्तबा आपको बहुत सूझबूझ का काम लेना जरूरी है, वरना आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। खुदा ना करे फिर इन्हीं वादों में बह जाओगे। और मैं ये खास तौर से कहना चाहूंगा कि ठीक है, जो भी उम्मीदवार आपके पास आ रहा है, जो भी सियासी पार्टी आपके पास आ रही है, पैगाम टीवी का और शमशाद कादरी एक समाजी जहदगार होने के नाते या सहाफी होने के नाते हम किसी को क्रिटिसाइज करना इस बात से नहीं चाहते कि हम गैर जानिबदाराना सहाफत के कायल हैं और हम जिंदगी हमारी कुर्बानी देने के लिए, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कल भी गरीब थे, आज भी गरीब है और आने वाले दिनों में भी शायद गरीब रहेंगे। इससे हमारे को कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरीके से गोदी मीडिया ने आज जो है गरीब आवाम का जो इस्तेहसाल किया है, जिस तरीके से मीडिया को जो है खरीद के जो है गुलाम बना के आज जो है अफरा तफरी का माहौल है, हिंदुस्तान की मैशत को तबाह कर दिया गया है, गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। तो इसमें एक आखिरी बात कहते हुए मैं यहाँ की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से और तमाम 5 रियासतों की जो भी आवाम है, आने वाले इलेक्शन में अब आपको ये सोचना है कि किसको वोट देकर कामयाब बनाना को कामयाब बनाए और किस नुमाइंदे को कामयाब बनाने के बाद आपका फायदा होने वाला है, आपकी फलाह बहबूद होने वाली है, आपकी बच्चों की तालीम के लिए आगे जो है आपको मौके मिलने वाले हैं, नौकरियों में मौके मिलने वाले हैं, महंगाई को कम करने के लिए वो लोग इक़दाम उठाने हैं। मगर ये होगा कब वाजिद साहब, जब आप अपनी सूझबूझ का जो है मुजाहरा करते हुए ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब कीजिए जो वाकई मिल्लत और कौम की खिदमत करना चाहता है। अब तक जितने वायदे किए गए, जितने 1947 से आज तक मुसलमानों का हालत-ए-ज़ार, पसमानदा तबक़ात के हालत-ए-ज़ार, जिस तरीके से जो उनके साथ इस्तेहसाल किया गया, जिस तरीके से जो उनका आज भी जारी है, आज तक भी वो जारी है। आज तक भी मुझे हैरत इस बात की होती है कि बड़े बड़े वादे, सबका साथ सबका विकास, मिस्टर मोदी भी बात करते हैं, मिस्टर चंद्रशेखर राव भी बात करते हैं और जितने भी पार्टियां हैं जो भी बात कर रही हैं, अब ये उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये इलेक्शन आपके लिए करो और मरो का इलेक्शन है। अगर वाकई आप मिल्लत और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, आपके वोट बादशाहगर भी हैं, बादशाहगर के वोट है और मुसलमानों का वोट तो इस वक्त बादशाहगर का है, पसमानदा तबक़ात का है, चाहे जैन मत हो, चाहे सिख मत हो, चाहे क्रिश्चियन हो। अब ये बात को आपके ज़हन नशीन करना जरूरी है कि ये इलेक्शन करो या मरो का इलेक्शन है। आप अपने वोट की अहमियत को समझिए, वोट की अहमियत को समझते हुए इस बात का आपको सबूत देना है, इस समझदारी का आपको सबूत देना है कि हमने जो वोट दिया था एक हक परस्त कैंडिडेट को जो वोट देते हुए इस उम्मीद के साथ कि जब ऐवान में जब वो जाएगा तो इन परेशान हाल अवाम की जो है फलाह बहबूद के लिए वो काम करेगा, अवाम की लाठी बनेगा। कादरी साहब, अब सवाल ये रहा, आपने लोगों को कहा कि आप ईमानदार और शरीफुल नफ्स शख्स को चुनें और उसे ऐवान में भेजें ताकि आपकी मुश्किलात दूर हो जाएं। आपका जो कहना था उसका लबे लुआब यही है कि आप अच्छे किरदार के हामिल शख्स को वोट दीजिए। खालिद साहब, आप वसूख के साथ कह सकते हैं कि सियासत में हुस्न अखलाक और अच्छा आदमी, नेक आदमी आपको मिलेगा? आप वसूख से कह सकते हैं इस बात को? बड़ी मुश्किल है। देखिए, आज तक 1947 से आज तक चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे केसीआर गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ये जितने जो कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ, जिन लोगों जो भी मिनिस्टर बने, जिनकी हुकूमतें बनी, अब शरीफुल नफ्स का मिलना तो बड़ा इस वक्त से मुश्किल है हमारे वाजिद साहब कि आप किसी के जो है दिल में जाके या उसके जो है उसके ख्यालात क्या है आप मालूम करना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब आवाम से ये है वाजिद साहब जी कि आप
अवाम की इतनी समझदारी तो है ना कि कौन उसके क्वालिफिकेशन देखें, उसको देखें। और सबसे अहम चीज मैं ये कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल से लेके 2014 से लेके 2023 तक उस जिस नुमाइंदे को आपने सेलेक्ट करके ऐवान में भिजाया था, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसने क्या आपके लिए काम किया, क्या आपके फलाह बहबूद के लिए काम किया, कितना आपको उसने फायदा पहुंचाया। बिल्कुल। और नया आने वाला शख्स के पसे पर्दा मुहर्रिकात पर नजर रखें, क्योंकि अब किसी के दिल में या किसी के दिमाग में क्या है ये तो नहीं कह सकते। अब ये तो जो ये सारा मामला ऊपर वाले के ऊपर है, उसकी जो मसलियत है वो होने वाली है, मगर आवाम ये तो जान सकती है कि आने वाला जिससे पहले जो कैंडिडेट ने जिस तरीके से धोखा दिया, जिस तरीके से उनकी कोताहियां नहीं, उनका जो है तो उसे मुस्तरद कर दिया जाए। ऐसे लोगों को मुस्तरद करते हुए वाकई आप सूझबूझ रखते हैं। अवाम जाहिर नहीं है जनाब, अवाम सूझबूझ रखती है। जनता जनार्दन इसलिए कहा जाता है, जनता जनार्दन है। अगर जनता ही जनार्दन है तो फिर इसका मतलब ये है कि जनता को ये जान लेना चाहिए कि आप बादशाहगर हैं, आप जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे ला सकते हैं। बिल्कुल खादी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता खादी साहब। क्यों? देखिए हर एक का अपना नहीं खादी साहब, मुमकिन है आप मेरी बात को तस्लीम करेंगे। आप देखिए खादी साहब, एक नुमाइंदा है, उसको हमने चुनकर ऐवान तक भेजा, वो अवाम का नौकर है ना खादी साहब। वही अवामी नुमाइंदे के पास जो लोग वोट डाले हैं, डरते डरते उनकी महफिलों में शरीक होते हैं और अपनी परेशानियां बोलते हैं। तो बताइए आप, कौन बादशाह है और कौन नौकर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसकी इस्तेलाह कीजिए। देखिए अब आप जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्ट होने से पहले एक नौकर मैं आपका खादिम हूँ। जब खादिम होते हैं, जब आप हाकिम बन जाते हैं, इलेक्ट होने के बाद आराम से कुर्सी पे नहीं हाकिम हो जाते हैं। तो इसका मकसद मैं आपको बोलूंगा, अवाम की कोताही बेवकूफी है। अवाम को अब ये चाहिए कि ऐसे धोखेबाज, ऐसे जो है कौम दुश्मन, ऐसे जो है अवाम दुश्मन नुमाइंदों के खिलाफ अक्सर मुस्तरद कर दें। ऐसों को मुस्तरद करते हुए सूझबूझ का मुजाहरा करना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए वाजिद साहब, हर किसी इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं, खराबियां भी होती हैं। बिल्कुल खराबियां भी है, अच्छाइयां भी। लाख आदमी खराब होगा, अच्छाइयां तो कुछ ना कुछ है, बेशक है। तो अब अवाम को जो बादशाहगर है, उनको ये उनकी अच्छाइयों को देखते हुए इस बात का हमको इस मर्तबा भरोसा ये करना है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन और भी हैं, मगर ये जो 2 इलेक्शन है, 23 और 24 के इलेक्शन है, बहुत ही नाजुक मोड़ पे इलेक्शन हो रहे हैं। फिरका परस्ती फैसला कुन एक तरफ फिरका परस्ती फैल रही है, एक तरफ जो है एनआरसी का मामला है, दूसरी तरफ जो है कत्ल और गारतगिरी हो रही है, तीसरी तरफ जो है सब लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं और डरा धमका के वोट लेने की जो सियासत चल रही है। अब ये आवाम को सोचना चाहिए कि डरने का हमको किसी किस्म की जरूरत नहीं है। ये वोट का हक शमशाद कादरी को है, वाजिद साहब को है और तमाम अवाम उन्नास को है। आप वोट की अहमियत को समझना इस बात से भी जरूरी है कि आने वाले 5 साल तक फिर आपको अपने वोट का पीछा करना पड़ेगा, या जिसको आपने वोट दिया है वोट आपका पीछा करेगा कि आपने कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हुए आपने अपने पैर पे कुड़ा। क्या बात बताई खादी साहब। खादी साहब, आपसे अब 2 सवाल हैं मेरे। एक सवाल ये है कि खादी साहब, आपने देखा होगा और पढ़ा होगा कि आजकल मजदूरों के अड्डे सुनसान कब्रिस्तान बन गए हैं। ये मजदूर कहाँ जा रहे हैं? आपने सुना होगा ये। तो इन मजदूरों को जलसों में मदऊ किया जा रहा है। ये मजदूर सीधे अपना अड्डा छोड़कर अवामी नुमाइंदे या लीडर के जलसों में पहुंच रहे हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये, और ये 1500 और शराब की बोतल ही उसे और दिलाती है जो पैसा देता है। तो फिर ये चीज़ें पैसा देकर जो देखिए खादी साहब, ये सभी को पता है, देश में हर कोई जानता है कि पार्टी का कैडर होता है, पार्टी के नुमाइंदे होते हैं और मखसूस नुमाइंदे कहीं गांव में होते हैं, कहीं शहर के किसी इलाके में होते हैं, उधर किसी हिस्से में होते हैं। इन सब को एकजा करते हुए हर एक को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप 200 आदमी लाओ, आप 500 आदमी लाओ, आप 1000 आदमी लाओ। उनके लिए गाड़ियाँ रखी जाती हैं, हाँ, तो उसके हवाले कर दी जाती है। वो शख्स उससे पैसे अदा करता है, ये सब जानते हैं। फिर भी खादी साहब, हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे चीखते रहते हैं,
लोगों को कहते हैं कि आप समझदारी से काम लीजिए, लेकिन कोई समझदारी से काम लेना चाहता ही नहीं। इसीलिए तो बहुत ऐसे हालात में अब जबकि जैसे आपने बताया ये फैसला कुन इलेक्शन है, आने वाले दिनों में देश का फैसला होगा, आपने बताया, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप 500 रुपये के लिए कड़ी धूप में खड़े हैं और लीडर चीखता जा रहा है, उसके ऊपर वाह वाह किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं 500 के लिए? यानी कि इसका मतलब यह है खालिद साहब, इन नुमाइंदों ने देशवासियों को कहीं का ना छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। ये भीख है, 500 रुपये नहीं होते, ये भीख है। बिल्कुल जो है। बिरयानी और शराब जो पिलाई जा रही है, भीख के तौर पे दी जा रही है, लोग खा रहे हैं और सुबह जाकर ओढ़ दे रहे हैं। इसमें खास तौर से उनकी मजदूरी का भी फायदा उठाया जा रहा है। जी। उसको पता है कि मजदूर जो है उसको कोई मजदूरी नहीं मिल रही, लिहाजा खड़ा हुआ है, लिहाजा उसकी जो मजदूरी का फायदा उठाते हुए उसको बेवकूफ़ बनाते हुए एक वक्त की जो है उसको इंतजाम कर दीजिए। तो अब देखिए वाजिद साहब, यहाँ मैं जो बात कह रहा था, इसका मतलब यही है कि अब वोटर को समझदार होना है और आपको, हमको और ऐसे साहिब समझ लोगों को ये करना चाहिए कि शऊर बेदारी पैदा करते हुए इस बात का जो है मैसेज उन तक पहुंचना जरूरी है कि ये जो इलेक्शन आने वाला इलेक्शन है अब आपकी सूझबूझ और आपकी समझदारी पे मुनसिर है। 5 साल तक के लिए। 5 साल के लिए अगर इस मर्तबा भी आप बेवकूफ बनते हुए उन्हीं यानी क्या कहते हैं धोखेबाजों को अगर वोट देते हुए फिर उन्हीं को हुकूमत बनने का मौका देंगे, तो फिर इससे बढ़ के तो फिर हमारी बदकिस्मती और कुछ हो नहीं सकती। तो मगर इसके लिए होना ये चाहिए कि जितने भी साहिब समझ हैं, स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आपका पैगाम टीवी है और कोई जो गैर जानबदार जितने भी टीवी हैं या जितने भी सहाफत से जुड़े हुए लोग हैं, अब ये उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी ये बनती है वाजिद साहब, शऊर बेदारी पैदा करते हुए वोट का सही इस्तेमाल करवाने के लिए अब आपको, हमको और तमाम गैर जानबदार जो है सहाफत को आगे बढ़ते हुए इस बात का सबूत देना है कि अगर हिंदुस्तान की सालिमियत को बरकरार रखना है, तमाम सूबों की सालिमियत को बरकरार रखना है, तो फिर आपको, हमको उठते हुए जात पात का जो है इसमें शामिल ना करते हुए, जात पात को जो शामिल कर रहे हैं, जो मजहब को जो सियासत से जोड़ रहे हैं, उन्हें वोट ना दें, उन्हें वोट ना दें। और इस ज़िम्मन में शऊर बेदारी बहुत जरूरी है। जो जात पात और मजहब को सियासत में शामिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार करना आपकी, हमारी और जो है गैर जानिबदाराना सहाफत की जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूं कि हमारी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, तमाम 5 रियासतों के अवाम से हम इस बात की गुजारिश करेंगे कि इस मर्तबा आप ऐसे धोखेबाजों के चालबाजियों में मत आइए, नरखे में ना आए, उनके नरखे में ना आए, उनके झूठे वादों पर यकीन ना करें। इस बात पे यकीन करेगा, यकीनन जो भी चीज होती है ऊपर वाले की मर्जी से होती है, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने आपको, भगवान ने आपको जो है सूझबूझ दी है, इसके इस्तेमाल करते हुए इस मर्तबा के इलेक्शन में आप यकीनन एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हुए आपकी आवाज को ऐवान तक पहुंचाने वाला अगर होगा, तो मैं समझता हूं कि यकीनन आने वाला इलेक्शन एक अच्छा इलेक्शन होगा और आवाम की फलाह बहबूद के काम करने वाली एक अच्छी हुकूमत, जिस तरह कर्नाटक का हुआ था। आप देखिए कर्नाटक में उन्होंने जो वादे कांग्रेस ने किए थे वो वादे पूरे कर रही है। अब रहा सवाल आज केटीआर साहब हो या महमूद अली हो या मसीहुल्लाह, ये सब जो है ऐसे उनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है, धोखा है। अरे भाई धोखा है क्या मतलब है? आपको जो 10 साल तक आपको मौका दिया गया, अब आने वाले 5 साल कांग्रेस को दीजिए, सीपीआईएम को दीजिए, पार्टी को दीजिए। खालिद साहब भरपूर हिमायत कर रहे हैं कांग्रेस की। नहीं, हिमायत नहीं कर रहा हूँ, नौजुबिल्लाह। मैं आपको क्या बोला, हम किसी की सपोर्ट नहीं करते। यहाँ उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, ये जो है बिल्कुल झूठ का पलंदा है। इनके इसके मामले में मत आइए, इस मामले में मत आइए। तो मतलब ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हर एक का अपना मैनिफेस्टो है, उन्होंने क्या किया। अब आप देखिए कर्नाटक में जो जहां अच्छा काम हो उसकी तारीफ तो करना आपको भी जरूरी है, हमको भी जरूरी। अगर कर्नाटक में कांग्रेस आके वहां अपने वादे पूरे कर रही है, हो सकता है यहाँ आने वाले दिनों में यहाँ भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, हो सकता है फिर टीआरएस नहीं। ये बात तो है खालिद साहब, इम्कानात रोशन है। कांग्रेस जो है सुना भारी अक्सरियत से कामयाब होने के इम्कानात तो जरूर हैं। अब मैं आपके सामने एक आखिरी सवाल रख रहा हूँ खालिद साहब। आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा बज रहा है खालिद साहब, लोग आपको याद कर रहे होंगे। तो खालिद साहब बात ये है कि ये आखिरी सवाल है खालिद साहब। देखिए खालिद साहब, 10 साल की आपने बात की, पिछले 10 सालों में बीआरएस या टीआरएस ने जो कुछ भी किया है, केसीआर ने जो कुछ भी किया है, वो हमारे सामने है। तो कुछ तरक्याती काम केसीआर ने किए हैं, इससे
हम कोई दो राय नहीं, दो राय नहीं कोई है। दो राय नहीं। जैसे कि घर घर पानी पहुंचाना, मिशन भागीरथी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ अहम मसला है मुसलमानों का। केसीआर ने जो वादे किए थे वो मुसलमानों से पूरे नहीं किए और फिर नए वादों पे वादे किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये दोगलापन है केसीआर का। जैसे कि सलाउद्दीन नैयर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम मेरे एक आंख है। कौन कहते हैं? केसीआर कहते हैं। लेकिन एक आंख से उनकी बसारत से महरूम हो गए हैं, एक आंख से। ये क्रिटिसाइज उन्होंने किया था कि सलाउद्दीन नैयर ने। अब एक आंख दिखाई नहीं देती केसीआर की, वो मुसलमान है। यहाँ बात कहने की यह है खाई साहब, इन्होंने बहुत वादे किए। हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को जुडिशल का दे देंगे। ये सब बातें पूरे धोखा साबित हुई। और रही बात, आज भी जो बच्चे यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उनके पैसे अभी तक नहीं मिले स्कॉलरशिप के। वो लोग मुझसे कह रहे हैं, मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, मेडिकल सीट जिन्होंने हासिल की है उनका तो बेइंतहा परेशानी में हाल गुजर रहा है। अब देखिए, एक लड़का और लड़की ने मुझे फ़ोन किया था, वो बता रहे थे कि उन्हें 2000 या 3000 रुपये भेजे गए हैं, जबकि फ़ीस है 60,000 रुपये। तो ये बच्चे इस कदर परेशान हैं कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इनके वालिदैन के पास पैसा है नहीं, तो ये फ़ीस कैसा अदा करेंगे? फ़ीस रीइंबर्समेंट आया नहीं। कॉलेज वाले कह रहे हैं फ़ीस भरो। क्यों फ़ीस भरो? जब मैंने एक कॉलेज से दरियाफ्त किया, क्यों आप इस तरह क्यों मांग रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमें कब मिलेगी खुद हमें नहीं मालूम। गवर्नमेंट से जो फीस आती है वो कब मिलेगी हमें नहीं मालूम, तो हम कॉलेज कैसे चलाएं? वो लोग ऐसा पूछ रहे हैं। तो खादी साहब, आप यहाँ बताइए कि ऐसे हालात में तलबा और तालिबात क्या करें और गवर्नमेंट का क्या रोल है? मैं जो बात किया था ना जी, उन्होंने जो झूठे बात, वही बात आप जो बोला, मैं कांग्रेस की तारीफ बिल्कुल नहीं जी, किसी पार्टी की तारीफ नहीं। भाई कांग्रेस अगर कुछ वादे कर रही है तो वो पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है, बाद में देखेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि फीस रिएम्बर्समेंट जी, 20 लाख रुपए या बच्चों की ओवरसीज स्कॉलरशिप का जो मामला, अंडर ग्रेजुएशन के फोन्स मुझे बहुत आ रहे हैं खान साहब, बहुत ज्यादा है। तो अब ये बात मिस्टर महमूद अली हो या मिस्टर केटीआर हो या मिस्टर आपके हरीश राव हो या खुद फिर मिस्टर चंद्रशेखर राव हो, भाई आप इलेक्शन से पहले ये तमाम बातों को पूरे कर सकते थे ना। ये पूरे वादे पूरे करके आप इलेक्शन में लड़ने के लिए जा सकते थे, आपको किसी ने नहीं रोका था। आज वो गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को जो फीस तक नहीं दे सकते, आज वो जो दो वक्त की रोटी की तरस रहे हैं, उनको इतने परेशान जिंदगी गुजार रहे हैं कि उनके सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं मिल रहे। खादी साहब, कॉलेज के अमला नहीं, खादी साहब एक अहम बात आपको बता रहा हूँ, कॉलेज का अमला बच्चों के साथ मानदाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो ऐसे हालात में आप वजीर सेहत केसीआर हरीश राव को क्या कहना चाहेंगे कि उनकी फीस अब दिसंबर की 18 तारीख तक भर दी जाए, ये कहा जा रहा है, तो वो लोग कहाँ से ला के देंगे? जबकि पिछली फीस के पैसे जो भर चुके हैं बच्चे, वो फीस अभी तक इन्हें नहीं मिली, जबकि या फिर कॉलेज वाले ये पैसा खा रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है पैसा? अगर गवर्नमेंट अदा कर चुकी है तो वो पैसा कहाँ गया पिछले साल का? ये इसमें जो है ये हरीश राव साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो है वजीर फाइनेंस है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत एड जारी कर चुकी है और रिएम्बर्समेंट जो है कॉलेज को भिजा दिया गया है, उसके बावजूद भी कॉलेज वाले इलीगल तरीके पे जो अगर स्टूडेंट पे दबाव डाल रहे हैं, दबाव बनाए हुए हैं, तो अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि स्ट्रिक्ट विजिल रखते हुए इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करते हुए, अगर वहाँ से हुकूमत की जानिब से पैसा उनको नहीं। खादी साहब, एक लड़की आई थी, उससे तो मुझे फोन पे बताया मुझे 3000 आए हैं। मैंने अपनी आंखों से, जिंदा आंखों से मैंने देखा है। इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर मिस्टर हरीश राव क्योंकि वजीर फाइनेंस है, मगर वजीर फाइनेंस से कुछ नहीं होता जब तक ग्रीन सिग्नल मिस्टर केसीआर की जानिब से नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। हम मिस्टर चंद्रशेखर राव से डायरेक्ट ये बात कहना चाहेंगे कि अभी आपकी हुकूमत है, फौरी तौर पर ये जो तुलबा या स्टूडेंट जो परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी फीस रिएम्बर्स नहीं की गई है, जिनको ओवरसीज स्कॉलरशिप का पैसा सही तरह से नहीं गया, अब आप ये झूठे वादे नहीं तो और क्या है? भाई फौरी तौर पे अगर आप झूठे वादे नहीं किए तो यकीनन आने वाले दिनों में आपकी हुकूमत भी बन सकती है, मगर आवाम की नाराजगी की असल वजह ये है कि आपने जो वादे किए थे उसको पूरे नहीं किए थे। बिल्कुल, हम आप पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं, हम हालत बता रहे हैं, कॉलेज हालत बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स
की बात हमारे तक पहुंचती है या स्टूडियो तक पहुंचती है, वो बात हम हुकूमत तक पहुंचाते हैं। बेशक सहाफत का काम भी वही है कि आवाम की शिकायतें हुकूमत तक पहुंचाए और हुकूमत की जो भी सहूलत है आवाम तक पहुंचाई जाए। देखिए खालिद साहब, कॉलेजेस थोड़े बहुत हैं। कौन से मेडिकल कॉलेजेस? मेडिकल कॉलेज के तलबा से मुझे लगाव है, वो उनके लिए मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं, तो वो लोग मुझे कॉल करते हैं और स्टूडियो आते हैं, बताते हैं, तकलीफ़ें बताते हैं अपनी, तो इसका पता मुझे चलता है। तो अब हो क्या रहा है, पिछले साल की फीस 60,000 तलबा ने भर दी है। वो तलबा जो रैंक में आए हैं, गवर्नमेंट सीट लाए हैं, तो ये तलबा बड़े ज़हीन होते हैं, तो उनको हुकूमत, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत फीस रिइंबर्समेंट देती है। लेकिन पिछले 2 सालों से ये नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, कॉलेज की तालिबा तहसीन, बेटा मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ, कि तहसीन ने मुझे बताया था कि उनके कॉलेज में उन्हें पिछले साल अम्मा की चूड़ियाँ बेचकर फीस अदा करना पड़ा था। अब इससे बढ़ के बदकिस्मती क्या होगी, फिर हुकूमत के वादे, बड़े बड़े वादे। तहसीन नामी लड़की थी, उसने मुझे बताया कि पिछले साल हमने हमारी माँ की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ बेचकर फीस भरी थी। तो अब वो साल ख़त्म हो गया सर, अब ये साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू भी हो गया, अब इम्तिहानात भी दिसंबर में होने वाले हैं। तो कॉलेज का इंतज़ामिया कहता है कि फिर से फीस आप लाकर भर दो, जबकि ये फीस रिइंबर्समेंट के तहत कॉलेज के अकाउंट में जाती है। तो अब इसका मतलब ये है, पिछले साल फीस आई नहीं, वो कह रही है 3,000 रुपये हमें भेजा गया है। तो आप जो बात कही, क्या नाम का? तहसीन जो लड़की जो मेडिकल की तालिबा है, उसने जब खुले अल्फाज में कहा कि अपनी माँ की चूड़ियां बेच के जब उसने अपनी फीस भरी है, तो फिर कह की हुकूमत है? कौन सी हुकूमत है? बड़े बड़े वादे कहाँ हैं? मिस्टर महमूद अली साहब, मिस्टर के हमारे KTR, KCR, हरीश राव साहब कहाँ हैं? फिर आप भाई, आप इलेक्शन में आप वादे, लाख वादे कर लीजिए, मगर प्रीवियसली जो आपने जो वादे किए थे, जो फीस रिइंबर्समेंट का मामला था, ओवरसीज स्कॉलरशिप का मामला था, उसको तो आप पूरा करना चाहिए था। अब भी वक्त है। अभी जो लोग जो मजबूर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो फीसों के लिए तड़प रहे हैं, हो सकता है कि हमारी बात हरीश राव तक पहुंचे, या KTR या KCR तक पहुंचे, या फिर महमूद अली तक भी अगर पहुंच जाए। तो अगर महमूद अली साहब के दिल में अगर मिल्लत और कौम का जज्बा है, तो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर के नाज़िम में यह बात लाते हुए, जो लोग फीस के लिए तड़प रहे हैं, रिइंबर्समेंट के तड़प रहे हैं, क्या वाक़ई हुकूमत की जानिब से जारी की गई है या नहीं की गई है, तो क्यों नहीं की गई, इन तब चीज़ों के ऊपर एक जो है इंक्वायरी कमीशन बिठाते हुए इस बात का तहिया करना जरूरी है कि अगर आपने जारी कर दी है, अगर कॉलेज वाले इसमें कुछ खुरदुर्द किया है, तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए ऐसे कॉलेजों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। तलबा और तालिबात को राहत दी जाए फौरी। तो दोस्तों, खादी साहब ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि वोट का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, और उन तलबा के लिए उन्होंने हरीश राव से अपील की है कि वो उनकी फ़ीस बाज अदायगी को यकीनी बनाएं और तलबा की मुश्किलात को दूर करें। दोस्तों, ये प्रोग्राम हमने तलबा और तालिबात और आम शहरियों के लिए शुरू किया है, और कोशिश की है कि अवामी मसाइल को इस प्रोग्राम में जगह दी जाए। इसीलिए हमने खादी साहब से ढेर सारे सवालात किए, उन्होंने उनके उम्दा अंदाज से जवाब देते हुए हमें हैरान कर दिया। तो मैं कह रहा था, खादी साहब, आपने जो बात हरीश राव से कही है, इस पर जल्द से जल्द अमल हो, ताकि तलबा और तालिबात की परेशानियों को दूर किया जा सके। इसी इत्मीनान के साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तितामी शक्ल देते हैं। आप देख रहे थे पैगाम TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।